हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं थर्ड चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, जहां पर कि आपने बात की बहुत सारे तत्व जब खोजे गए तो उनके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दी, यानी कि उनको अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आपने डोबेराइनर ट्रायड पढ़ा, जिसमें कि आपने बात की कि डोबेराइनर ने त्रिक के अंदर तीन तत्वों को रखा उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, और कहा कि ये तीनों तत्वों के गुणधर्मों में समानता है। और साथ ही क्या देखा, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु के भार का अगर औसत निकाला जाए तो वो बीच का जो तत्व होगा उसके परमाणु भार के लगभग बराबर आ रहा था। तो इस प्रकार से डोबेराइनर ने अपना ट्रायड दिया। उन्होंने कुछ ही एलिमेंट्स को यहाँ पर वो क्लासिफाई कर पाए थे, तो इसलिए ये फेल हो गया था कि आगे जो खोजे जाने वाले तत्व थे या अन्य तत्वों की खोज जब हो रही थी तो उनके लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं था, उनके लिए क्लासिफिकेशन नहीं दी गई थी। न्यूलैंड्स ऑक्टेव प्रिंसिपल यहाँ पर हमने पढ़ा, जिसमें कि कहा गया कि अगर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज किया जाता है यानी व्यवस्थित किया जाता है, तो वहां पर पहले के बाद जो आठवां तत्व आएगा तो उन दोनों में समानताएं आपको देखने को मिलेंगी, यानी पहले और आठवें तत्व के मध्य क्या होगी, गुणधर्मों में समानता होगी। ये आपका क्या है, न्यूलैंड का ऑक्टेव प्रिंसिपल है, और इस आधार पे उन्होंने वर्गीकरण किया। ये कुछ इस प्रकार है जिस तरह से संगीत के सात सुर के बाद जो आठवां सुर होता है वो पहले की पुनरावृत्ति होता है या पहले ही के तरह समान होता है, तो इसी प्रकार तत्वों में भी उन्होंने ये गुणधर्म यहाँ पर देखे। ओके, यहाँ पर भी क्या होता है कि जो नए खोजे जाने वाले तत्व थे उनके लिए स्थान नहीं दिया गया था। जब कैल्शियम तक के तत्वों को क्या हो रहा था, वहां पर क्लासिफिकेशन दी गई थी, उससे आगे के तत्वों के बारे में नहीं बताया गया था। नोबेल गैसेस के लिए स्थान नहीं था, जब बाद में नोबेल गैसेस खोजी गई तो उनके लिए स्थान नहीं था, तो ये लिमिटेशन थी। इसके बाद हमने लास्ट सेशन में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात की, जहां पर मेंडलीव ने अपनी एक पीरियोडिक टेबल दी जिसमें उन्होंने कहा कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु के भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया, और कुछ वर्गों में तत्वों को रखा, और एक वर्ग में जो तत्व आ रहे थे उनमें क्या थे, गुणधर्म समान थे। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस आई, जिसके बाद हम एक नई पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं जो कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हमने कहा, जो कि हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या था, यहाँ पर तत्वों को परमाणु क्रमांक, हेनरी मोजले ने क्या किया, उन्होंने देखा कि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों को उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आवृत्ति के जो वहां पर जिसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना, उसके साथ उन्होंने आरेख बनाकर देखा, तो परमाणु क्रमांक के साथ जो आरेख आ रहा था तो वो सरल रेखा में आ रहा था, जिससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ज्यादातर जो गुणधर्म होंगे किसी भी तत्व के वो परमाणु क्रमांक के से इन्फ्लुएंस्ड होंगे या उस पर निर्भर करेंगे। तो यानी कि तत्वों के जो गुणधर्म होंगे जिसको कि मेंडलीव आवर्ती फलन कह रहे थे परमाणु भार के, वो परमाणु भार के का आवर्ती फलन न होकर के किसका होगा, परमाणु क्रमांक का होगा, यानी परमाणु क्रमांक को आधार बनाया जाएगा और जिसके आधार पर क्लासिफिकेशन दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर इसका नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक
के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? 1913 में एक भौतिकी वैज्ञानिक थे हेनरी मोजले, उनके द्वारा ये पीरियडिक लॉ दिया गया था। ओके, चलिए, इस प्रकार से हमने यहाँ पर पीरियडिक टेबल देखी थी। मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है, जहां पर तत्वों को कुछ आवर्तों और वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, आप बोलेंगे। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज किया गया है। सबसे पहले तो जैसे हाइड्रोजन है, उसका परमाणु क्रमांक 1 है। उसके बाद आपका हीलियम आता है, जिसका परमाणु क्रमांक 2 है। देन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस प्रकार से क्या हो रहा है, तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं, और बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर उनको क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोज है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रोज यानी जैसे पहली रो की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम है पहली रो में, दूसरी में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस प्रकार से। तीसरी में आपका सोडियम, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इस प्रकार से तीसरी हॉरिजॉन्टल रो है, यानी 36 पंक्तियां जो। तो इन 36 पंक्तियों को आवर्त कहा गया था, यानी कि पीरियड कहा जा रहा था। ओके, वहीं पर कुछ कॉलम्स आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि वर्टिकल कॉलम्स हैं, उनको क्या कहा गया, ग्रुप, यानी कि वर्ग समूह या स्तंभ जिनको कहा जाता है, तो वर्ग उनको कहा गया। ठीक है, तो क्या हो गई, जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको पीरियड यानी कि आवर्त कहा गया, और जो आपकी वर्टिकल कॉलम्स है यहाँ पर ऊर्ध्व स्तंभ है, उनको क्या कहा गया, वर्ग यानी कि ग्रुप कहा गया। ओके, तो इस तरह से आवर्तों और वर्गों में आपके जो तत्व हैं उनको वर्गीकृत किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। ओके, then the modern periodic table consists of 18 vertical columns called the group. Okay, यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भी 18 वर्टिकल कॉलम्स है, यानी 18 जो ऊर्ध्व स्तंभ है, जिनको कि मैंने क्या कहा यहाँ पर कि जितने भी ऊर्ध्व स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं उनको वर्ग कहा गया है। तो उन्हीं की बात यहाँ पर की जा रही है कि टोटल जो नंबर है उन ऊर्ध्व स्तंभों का वो कितना है, 11, आपकी 18 संख्या है यहाँ पर, 18 यहाँ पर नंबर्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये 18 आपके क्या है यहाँ पर, वर्ग है। ठीक है, तो 18 वर्ग हो गए, इसी की बात की जा रही है इसमें। एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, और जो 7 आपकी हॉरिजॉन्टल रोज है, ये 7 यहाँ पर क्या है, आवर्त। ठीक है, तो 18 वर्टिकल कॉलम्स हो गए, 18 स्तंभ हो गए ऊर्ध्व स्तंभ, जिनको वर्ग कहा गया, और 7 36 पंक्तियां हो गई, जिनको क्या कहा गया, आवर्त कहा गया है। तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। ओके, आप यहाँ पर लिख लेंगे 18 ऊर्ध्व स्तंभ जिन्हें वर्ग कहा गया है। ठीक है, तथा 7 36 पंक्तियां, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, आवर्त है। ये यहाँ पर पॉइंट बनाते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं, जिन्हें वर्ग कहा गया, वर्ग कहा जाता है, ऐसे लिखिए, वर्ग कहते हैं। ठीक है,
तथा 7 36 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स टू एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिखाई, मैंने उसमें आपको बताया कि पहला जो पीरियड है आपका, पहला आवर्त है, उसमें 2 ही तत्व है आपके, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है ना, यही आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, पहले आवर्त में हाइड्रोजन व हीलियम दो ही तत्व। ओके, चलिए थर्ड है द सेकेंड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट्स फ्रॉम लिथियम टू नियोन। ओके, जो आपका सेकेंड पीरियड है यानी दूसरा आवर्त है, दूसरा आवर्त देखिए यहाँ पर, दूसरा आवर्त जो है वहां पर लिथियम से लेकर नियोन तक आपके कितने एलिमेंट हो रहे हैं, 8 एलिमेंट्स हो रहे हैं। ओके, देखिए दूसरे आवर्त में लिथियम से नियोन तक कुल 8 तत्व हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम हो गया आपका ये पहला एलिमेंट। सेकेंड जो आपका पीरियड है उसका पहला एलिमेंट लिथियम है और लास्ट क्या है यहाँ पर, नियोन है। टोटल कितने हो रहे हैं, 8। तो वही आपने स्टेटमेंट में लिख दिया है कि लिथियम से नियोन तक हमारे कितने, 8 एलिमेंट यहाँ पर हो गए हैं। द थर्ड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, तो इसको भी आप लोग क्या लिख लेंगे, तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं, कहां से, सोडियम से लेकर के आपका आर्गन तक के। ओके, द फोर्थ पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट फ्रॉम पोटेशियम टू क्रिप्टन। ओके, क्या कहा गया, पोटेशियम से क्रिप्टन तक कितने, टोटल आपके 18 एलिमेंट्स हो रहे हैं, 18 तत्व हो रहे हैं किसमें, फोर्थ पीरियड जो है आपका, चौथा जो आवर्त है, आवर्त यानी कि जो 36 पंक्तियों में आप तत्वों को देख रहे हैं उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ओके, then the fifth period also contain 18 elements from rubidium to xenon. Okay, rubidium से xenon तक टोटल 18 एलिमेंट है आपके सिक्स पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में भी, एंड सिक्स पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, जिसमें कि 32 एलिमेंट्स क्या लेंथेनम से आगे और जितने भी तत्व हैं आपको उनको नीचे अलग रखा गया है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो ये मार्क किया गया है ना, क्यों, क्योंकि इनसे आगे के जो एलिमेंट है उनको अलग रखा गया है इस प्रकार से। इसको अभी आप पढ़ेंगे कि इनको अलग क्यों रखा गया है आवर्त सारणी से। ओके, तो ये टोटल आपके कितने एलिमेंट्स आते हैं, 32 element. The seventh period is incomplete on the basis of electronic configuration. Elements are classified into 4 blocks known as S, P, D and F block. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया S, P, D, F block क्या होता है, S, P, D, F बेसिकली आपकी क्या है, सब शेल्स है। पहले हमने शेल की बात की थी, हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाता है, शेल में जाता है, कोश में जाता है इलेक्ट्रॉन। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, जब आप इसको 9th क्लास में भी पढ़ते थे कि हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कोश में जा रहा है। कोश क्या है, कोश है हमारी KLMN, ये कोश है हमारी। ठीक है, 2n² के फॉर्मूले से आप देखते थे कि K में मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, L में कितने जाएंगे, M में कितने जाएंगे, N में कितने जाएंगे, ये हम देखते थे। अब कोश के अंदर क्या होता है, उपकोश होता है। ये तो आपकी शेल हो गई, ठीक है, कोश, कोश के अंदर क्या होगा, उपकोश होगा, जिसको आप क्या कहते हैं, सबशेल कहते हैं। ठीक है ना, तो
सबशेल कितने 4 टाइप की होती है, कौन कौन सी? एस, पी, डी और एफ। ये 4 टाइप की आपकी सबशेल्स बनती है। तो इन्हीं सबशेल्स में क्या होंगे फिर? ऑर्बिटल होंगे, यानी कि जिनको आप क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। इन ऑर्बिट्स में, कक्षकों में आपके इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर एस में कितने आपके, एक कक्षक होता है जिसमें मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कोई भी कक्षक होगा इस प्रकार से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और दोनों क्या होंगे? दोनों का रोटेशन क्या होता है? ऑपोजिट होता है। पी में आपके कितने बनते हैं? 3 कक्षक बनते हैं इस प्रकार से। ये एस हो गया, ये पी हो गया। तो 3 कक्षक, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इस प्रकार से। फिर आपका डी, ये भी देखा था आपने कि कैसे आपका बन रहे हैं कक्षक। एस के लिए 2, पी के लिए 3, डी के लिए 5, और एस के लिए 7, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार एस, पी, डी, एफ में आपका क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना। क्या कहा मैंने? पहले कोश में जाएगा, मतलब कोश है, कोश के अंदर उपकोश है, उन उपकोशों के अंदर क्या है? कक्षक है। तो यही कक्षक है, ये एस की कक्षक है, ये पी के कक्षक हैं, ये डी के हैं, ये एफ के हैं। तो अब जिन तत्वों को आपने वर्गीकृत किया है यहाँ पर, कौन से तत्व? ये वाले तत्व, इनको आपने वर्गीकरण किया है। इस वर्गीकरण में आपने किसको आधार माना है? परमाणु के क्रमांक को आधार माना है। और मैंने आपको क्या बताया था? उदासीन अवस्था में परमाणु का क्रमांक बराबर होगा किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉनों को आप बेस मान रहे हैं, और उस इलेक्ट्रॉन का आप क्या देखते हैं? किसी भी एटम का या कोई भी आपका तत्व है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताएगा कि वहां उस तत्व का आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सी कोश के, कौन सी उपकोश के, कौन से कक्षक में जा रहा है। समझ रहे हैं ना? जैसे आपने सबसे बेसिक सा एग्जांपल लिया हाइड्रोजन। अब आप बोलो मैम हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहली जो उपकोष होती है वो आपकी एस होती है। एस में आपका एक ही कक्षक होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एस में ही जाएगा। और किस में जाएगा? 1s में जाएगा, ठीक है। और 1s में कितना इलेक्ट्रॉन? एक ही इलेक्ट्रॉन। तो 1s किसका हो गया? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब अगर हम ब्लॉक में इसको क्लासिफाई करेंगे या ब्लॉक में डिवाइड करेंगे कि हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक में आएगा, तो आप कहेंगे मैम एस ब्लॉक में आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो तत्व, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है? एस ऑर्बिट में जा रहा है। ओके, इसी प्रकार से जो आपके बाकी के सारे तत्व हैं, आप देखेंगे उनका लास्ट वो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षक में जा रहा है, जिस कक्षक में जा रहा है, जिस उपकोष में जा रहा है, आप उसी के आधार पर क्या बताएंगे कि वो उस ब्लॉक में है। एस ब्लॉक में है, या पी ब्लॉक में है, या डी ब्लॉक में, या फिर एफ ब्लॉक। ओके, चलिए। नाउ स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स को समझ लेंगे जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। जैसे कि किसकी बात कर रहे हैं हम? पीरियड की और ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। आवर्त की और वर्गों की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो उन्हीं को आगे पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं ग्रुप की, जिसको क्या कहा गया? वर्ग कहा गया। अब वर्ग मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो भी आपके ये ऊर्ध्व स्तंभ है ये सारे आपके क्या है? यहाँ पर वर्ग है। टोटल कितने हैं? 18 है संख्या में, ठीक है। यही आपको बताना है। सो द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आल्सो कंसिस्ट ऑफ द वर्टिकल रो कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी आपकी आवर्त सारणी है जिसमें कि क्या है? स्तंभों में भी आपके तत्वों को हम देख रहे हैं, और जो वो ऊर्ध्व स्तंभ है, वर्टिकल रोज, ऊर्ध्व पंक्तियां हैं, उनको हमने क्या नाम दिया? यहाँ पर ग्रुप नाम दिया है, यानी कि वर्ग जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है ना। देयर आर इन ऑल 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर टोटल कितनी संख्या है ग्रुप की? मैंने जैसे आपको पहले बताया 18 यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में आपके वर्ग हैं। अनलाइक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ईच ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप। ओके, प्रत्येक वर्ग अपना क्या है? अपने आप में स्वतंत्र एक वर्ग है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स,
विशेषताएं क्या है वर्गों की? तो सबसे पहला है ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप हैव सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स। ठीक है ना, सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग समान आएगा जो एक वर्ग में आ रहे हैं, या आप क्या बोलते हैं उनमें जो लास्ट वाला जो उनका इलेक्ट्रॉन होगा ना वो सेम आपके उपकोष में जा रहा होता है। ओके, एंड द एलिमेंट इन द ग्रुप आर सेपरेटेड बाय डेफिनिट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर, मैंने ये वाला पॉइंट आपको लास्ट सेशन में भी समझाया था कि जैसे हमने बोला कि परमाणु क्रमांक का बढ़ता हुआ क्रम होता है। ठीक है ना, जब हम आवर्तों में जा रहे थे, वर्ग में भी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, लेकिन आवर्त में आपने क्या कहा कि सतत रूप से बढ़ रहा है, यानी एक के बाद दूसरा एलिमेंट आ रहा है तो वो एक ही ज्यादा होगा उससे। जैसे हाइड्रोजन का एक है, उसके बाद दूसरा हीलियम आता है तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, समझ रहे हैं? अगर उसके बाद लिथियम आ रहा है तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। तो इस प्रकार से जो आपकी 36 पंक्तियां हैं यानी कि आवर्त हैं, वहां पर सतत रूप से परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। पिक्चर में समझिए, ये आपका क्या है, पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या बोला कि मैम आवर्त में अगर हम चलते हैं, पहले आवर्त को देखिए तो हाइड्रोजन का 1 होगा परमाणु क्रमांक, हीलियम का 2 है, तो बढ़ तो रहा है, सतत रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरे आवर्त में देखते हैं तो लिथियम का 3 है, उसके बाद बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 हो जाएगा, कार्बन का 6 हो जाएगा, तो सतत रूप से बढ़ रहा है। हम यहाँ पर किसको पढ़ रहे हैं, हम वर्ग को पढ़ रहे हैं, तो वर्ग में भी तो बढ़ रहा है परमाणु का क्रमांक। अगर हम इस वर्ग को लेकर चले पहले वाले को, तो हाइड्रोजन का 1 है, बेरिलियम का 3 हो गया, उसके बाद 11 हो गया है आपका सोडियम का, पोटेशियम का 19 हो गया, रुबिडियम का 37 हो गया। तो वही कह रहे हैं कि वर्ग में एक तत्व के बाद जो दूसरा तत्व आ रहा है, उन दोनों के परमाणु के क्रमांक में आपको एक गैप देखने को मिल रहा है, यानी बहुत अच्छा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ओके, so the elements in a group are separated by definite gap of एटॉमिक नंबर। तो वो डेफिनेट गैप है एटॉमिक नंबर्स का। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया गया है, 2 के बाद 8 आ रहा है, फिर आपका 18, 18, 32 ऐसे आ रहा है। ओके, देन the atomic sizes of the elements in group increase down the group due to increase the number of shells। क्या कहा गया है, the atomic sizes of the element in a group increases। जब आप ग्रुप में नीचे की ओर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट इन ग्रुप इंक्रीज। क्या हो रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है, परमाणु का जो आकार है वो बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है, जब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन और लिथियम का एग्जांपल लिया, तो हाइड्रोजन में हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन और लिथियम सेम ग्रुप के एलिमेंट है। हाइड्रोजन में आपका एक ही कोश आएगी, एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक कोश में आ जाएगा। जब आप लिथियम की बात करते हैं, उसी वर्ग का तत्व है ना, हाइड्रोजन के बाद लिथियम है आपका, हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, सेम वर्ग का एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन हो गया। अब इसके बाद लिथियम आएगा, तो लिथियम में पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, वो इस प्रकार से। तो परमाणु का आकार क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है ना, एक वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हो तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है। हाइड्रोजन में एक ही शेल थी, एक ही कोश था, जबकि यहाँ पर 2 कोश हो गई हैं। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, परमाणु का आकार जो है वो बढ़ रहा है। ओके, चलिए, देन the physical properties of the elements such as melting point, boiling point, density, solubility, etc. follow a systematic pattern। Okay, एक systematic pattern को follow करेंगे आपके जो physical properties है, यानी कि या तो वो वर्ग में बढ़ रही होंगी या घट रही होंगी, तो एक सिस्टम से ही होगा। अगर ऊपर से नीचे आप चल रहे हो तो आप बोलोगे कि एक क्रम से आपका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, या एक क्रम से क्या हो रहा है, घट रहा है। कहीं कहीं पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त क्या कहा जा रहा है, द एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप हैव जनरली सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एक वर्ग में आने वाले जो तत्व हैं उनमें सामान्य रूप से सारे रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। ओके, तो ये सारा आपका वर्ग के बारे में हो गया है कि वर्ग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज और हैं जो इन्फ्लुएंस्ड होंगी, उनको हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप एक जनरल आइडिया ले लेंगे ग्रुप के बारे में और इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट है आपका पीरियड्स, यानी कि आवर्त जिन्हें आप
आवर्त क्या है आपके, ये हॉरिजॉन्टल रोज है, ये 1 2 3, पहला आपका ये हो गया, दूसरा, पहला कौन सा है, हाइड्रोजन वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, टोटल कितने, 7 आपके क्या है यहाँ पर आवर्त हैं, यानी कि पीरियड्स जिन्हें कहा जा रहा है। ओके, सो हॉरिजॉन्टल रोज इन अ पीरियडिक टेबल आर नोन एज पीरियड। ओके, जो यहाँ पर 36 पंक्तियां हैं हमारी पीरियडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, उनको क्या कहा गया है, पीरियड्स यानी कि आवर्त कहा गया है। There are in all 7 periods in the long form of periodic table. हमारी जो ये आवर्त सारणी है इसमें कुल मिलाकर के 7 हमारे आवर्त हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। ये 36 पंक्तियां आपकी क्या है, आवर्त हैं, इन्हीं को आवर्त कहा जा रहा है और इनकी कुल संख्या 7 है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स, पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषताएं क्या है, इन ऑल द एलिमेंट्स present in a period the electrons are filled in a same valence shell. Okay, जो यहाँ पर आवर्त है उस आवर्त में जब आप इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं तो वो सेम आपकी वैलेंस शेल में एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है ना, सभी जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात की जा रही है। देन द एटॉमिक साइजेस जनरली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक साइज क्या होगा, जनरली डिक्रीज होगा जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यानी अगर आप लिथियम से इधर नियॉन की तरफ को चल रहे हैं तो परमाणु का आकार में आपको क्या देखने को मिलेगी, कमी आते हुए या छोटा होते हुए वो दिखेगा। इसके अतिरिक्त आपने क्या बोला, पहला वाला पॉइंट क्या था कि जैसे हमने हाइड्रोजन और आपका हीलियम ले लिया, सेम आपके पहले वाले आवर्त में है दोनों, और दोनों में हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 है, दोनों आपकी सेम वैलेंस शेल में जा रहे हैं, के वाली में, ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल रही है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स की बात करेंगे या संयोजी कोश की बात करेंगे आप, तो वो संयोजी कोश समान है। अगर हम एक आवर्त में इलेक्ट्रॉनों को जो तत्व है उसके इलेक्ट्रॉनों को देख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन सभी एक आवर्त में आने वाले सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम वैलेंस शेल में पाए जाते हैं। ओके, तो ये आवर्त के गुण हो गए आपके, तो जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलिए, तो आज के सेशन में हमने अपनी पूरी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसको अच्छे से समझ लिया है। आने वाले सेशन में आप लोग SPDF ब्लॉक का एक जनरल आइडिया लेकर आएंगे और फिर हम उसको यहाँ पर अच्छे से स्टडी करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।